नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, इंडिया की डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ, इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस से जुड़ा हुआ और हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी के अंदर इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए, इलेक्शन प्रोसेस में जो कमियां हैं उनसे जुड़े हुए, चाहे मेंस हो चाहे प्री हो, दोनों में ही सवाल पूछे जाते हैं। और अभी इलेक्शन कमीशन ने एक पोर्टल बनाया है, ऑनलाइन पोर्टल, जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने खर्चे को, अपनी इनकम को वहां पर इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करेंगी पोर्टल पर जाकर। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्टल लॉन्च हुआ है जो कि हमारे इलेक्शन प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस ईयर की बात की जाए, 2018 मेंस में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इससे जो समस्याएं हुई है उसको यहाँ पर डिस्कस करना है। साथ ही में 2017 का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो कहता है कि भाई यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो एक 5 मेंबर बॉडी है। जो इलेक्शन शेड्यूल है वो होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जारी करता है। ये भी गलत स्टेटमेंट, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इलेक्शन के शेड्यूल को जारी करता है। साथ ही में यहाँ पर जो भी डिस्प्यूट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको सुलझाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि सही स्टेटमेंट है। तो तीसरी स्टेटमेंट सही है। अब यहां पर अगर आप देखें 2017 का ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको 2022 और 23 के क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे आज के क्वेश्चंस के मुकाबले काफी ज्यादा आसान ये क्वेश्चन लगता है। लेकिन प्रीवियस ईयर का पार्ट है, हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमें इसको पढ़ना है, सीरियसली लेना है और प्रीवियस ईयर को फिर भी अटेम्प्ट करते हुए चलना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। और साथ ही में जीएस पेपर 2 में ये टॉपिक कवर होगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है डायरेक्टली मेंशन है जीएस पेपर 2 के अंदर, और इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो हमें इसको जीएस पेपर 2 में पढ़ना होगा। और आगे बढ़ने से पहले यहां पर इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, वीडियो को पॉज करके। वीडियो के एंड में मैं इसका जवाब आपको बताऊंगा। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लास आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फ्री लाइव क्लास में। साथ ही में यहाँ पर हम प्लस कोर्स के अंदर 9th to 12th एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं हिस्ट्री की, और बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही में यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए 12, 18 और 24 महीने के कोर्सेज लेकर आया है, और एक्सटेंडेड मंथ भी आपको इसमें मिलते हैं। प्री मेंस इंटरव्यू हर तरीके की आपको तैयारी कराई जा रही है। 2024 का भी बैच है यहाँ पर, आरंभ बैच, प्रतिज्ञा बैच। 2024 के लिए ईएमआई पर आप चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही में कोड याद रखेंगे, कोई भी अनअकैडमी का अगर कोर्स खरीदना हो तो कोड याद रखेंगे SMK लाइव। SMK लाइव कोड अगर आप लगाते हैं अनअकैडमी के किसी भी कोर्स को खरीदने में तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और साथ ही में ऑप्शनल, सभी तरीके के ऑप्शनल आपको मिलेंगे, बस कोड याद रखना होगा SMK लाइव। और अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट है, इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। 9 जुलाई को ये टेस्ट होना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इंडिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324 से 329 जो है ये इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के रूप में एस्टैब्लिश की गई है आर्टिकल 324 के तहत। साथ ही में जो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो भी कंडक्ट कौन करती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। साथ ही में यहाँ पर आपको पता होना, ये 3 मेंबर्ड बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 इलेक्शन कमिश्नर हमारे साथ होते हैं। अब ये जो नया पोर्टल जारी किया गया है, ये क्या करेगा कि यहाँ पर भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये अपने जो अकाउंट्स हैं उनकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को देगी ऑनलाइन फॉर्म में। ठीक है, और डेटा अवेलेबल होने से ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। ठीक है, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर चाहती है कि वो अपने ये जो जानकारी है इलेक्शन कमीशन को ना दे, अपने खर्चे की और अपने इनकम की, तो इससे क्या होगा? इससे उसको जस्टिफिकेशन देनी होगी इलेक्शन कमीशन को, ताकि उस जस्टिफिकेशन को इलेक्शन कमीशन पब्लिक डोमेन में जाकर जारी कर सके। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं कि भाई एक तो पॉलिटिकल पार्टीज को फैसिलिटेट किया जाए ये जानकारी जारी करने में, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज कोई बहाना ना बनाए कि भाई हम यहाँ बिजी हो गए थे, ये टेक्निकल इशू आ गया था। ठीक है, और यहाँ पर प्रोसेस स्मूथ तरीके से हो। साथ ही में सही टाइम के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर टाइमली जो है अपनी जानकारी इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा दे पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951, ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपनी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट, यानी कि कितना पैसा पॉलिटिकल पार्टीज पे आ रहा है, अपनी एनुअल अकाउंट रिपोर्ट, साथ ही में इलेक्शन एक्सपेंडिचर, कितना इलेक्शन में खर्चा हुआ है, ये सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को देनी है। और ये कहाँ लिखा है? RPA 1951 के अंदर।
और दूसरी बात ये भी है कि भाई जो भी इलेक्शन जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको विद इन 90 डेज ऑफ इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन होने के 90 दिन में हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना जो एक्सपेंडिचर है, जो अपना खर्चा है, वो इलेक्शन कमीशन को बताना होता है। तो ये सारी चीज़ें विद इन टाइम हो जाए, विद इन टाइम लिमिट हो जाए, तो इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाया जाए और पोर्टल बना के कोशिश की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें कि ये सब क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो इनके पास पैसा आता है, ये जो पैसा खर्च करती हैं, साथ में जो डोनर है जो इनको फंड करते हैं, जैसे आप और हम अगर इलेक्शन किसी पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा डोनेट करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज को और हमें दोनों को, डोनर को और पॉलिटिकल पार्टीज को क्या मिलता है, इनकम टैक्स के अंदर छूट मिलती है, उनको एग्जम्पशंस मिलते हैं। और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज इनकम टैक्स के अंदर छूट उठा रही हैं पैसे के ऊपर, तो ज़रूरी हो जाता है वो इलेक्शन कमीशन को बताएं, देश को बताएं कि वो पैसा किस तरीके से, कहाँ से आया है और कैसे, कहाँ पर यूज़ हुआ है। कहीं ब्लैक मनी तो नहीं आ रहा, और कहीं लोगों का दी हुई जो डोनेशन है, इंपॉर्टेंट जो पैसा है, कहीं पॉलिटिकल पार्टीज उससे अपनी मर्जी से इधर उधर गलत तरीकों में इस्तेमाल तो नहीं कर रही, शराब बांटने में, वोटर्स को खरीदने में, एमएलएज एमपीज को खरीदने में। ये सभी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ज़रूरी है कि हम जो लार्जर पिक्चर है इलेक्टोरल फंडिंग की, उसको यहाँ पर एड्रेस करें। तो ये जो पूरा मुद्दा है जुड़ा हुआ है, पूरा जो टॉपिक लार्जर इशू है वो जुड़ा हुआ है इलेक्टोरल फंडिंग से, यानी कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस में पैसा कितना आता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो कैसे यूज होता है, कैसे खर्च होता है, ये सब इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ये देखा गया है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं रजिस्टर तो हो जाती हैं इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन वो ना तो इलेक्शन लड़ती हैं, ना उनका कोई ऑफिस होता है, ना उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो सबमिट करती हैं वो। तो यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर लेती हैं अपना, और एक डोरमेंट पार्टी की तरह पड़ी रहती हैं, यानी कि किसी में इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। अब ऐसे में क्या होता है, ये खतरा मंडराता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज, इन पॉलिटिकल पार्टीज का इस्तेमाल कहीं जो फंडिंग प्रोसेस है उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए तो नहीं किया जा रहा, कहीं जो इलेक्शन कहीं जो इनकम टैक्स के अंदर जो छूट मिलती है पैसों में, कहीं उस लिए तो नहीं किया जा रहा, और ये बस पैसा कलेक्ट कर रही हैं और गलत तरीकों से इधर उधर फंड कर रही हैं। तो मिसयूज होने के बहुत चांसेस होते हैं ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। तो इसी प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के तहत इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में 253 पार्टीज को इनएक्टिव घोषित कर दिया है, ताकि जो इनका मिसयूज है उसको रोका जा सके। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये लार्जर पिक्चर क्या है, इलेक्टोरल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाना। अभी तक जो यहां पर देखा गया है, जो एक प्रोसेस है, जो रूल है, वो ये कि इलेक्शन की जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसके पास 20,000 से ऊपर से की कंट्रीब्यूशन आएगा, अगर उसके पास 20,000 से ऊपर के पैसे आएंगे, तो तभी वो रिपोर्ट करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। यानी कि 20,000 से कम के कंट्रीब्यूशन को पार्टी रिपोर्ट नहीं करेगी। तो ऐसे में क्या हुआ, ये देखा गया कि ऑडिट जब हुआ, ये पता चला कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसा तो बहुत आ रहा है। ऑडिट में पता चला कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास फंडिंग बहुत है, पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो है रिपोर्ट नहीं कर रही हैं पैसे को। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि भाई 20,000 से कम 19,000 के कंट्रीब्यूशन ले लिए, 19,000 के बहुत सारे कंट्रीब्यूशन ले लिए, तो उनको रिपोर्ट नहीं करना पड़ा, लेकिन ऑडिट में पता चला पैसा बहुत है। इसका मतलब कि रिपोर्टिंग जो है वो नहीं हो रही है और पैसा जानबूझ के 20,000 से कम लिया जा रहा है। तो ऐसे में रिकमेंडेशन दी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि इस प्रोसेस को रिफॉर्म करने की जरूरत है और इस लिमिट को, 20,000 की लिमिट को 2,000 कर दिया जाए। यानी कि 2,000 से ऊपर का जो भी खर्चा होगा अब आपको रिपोर्ट करना होगा। और यह कहा गया है कि मैंडेटरी यहां पर जो है चेक के थ्रू, यहां पर चीजें जो कंट्रीब्यूशन है वो चेक के थ्रू ही आना चाहिए। ठीक है, साथ ही में यहां पर यह कहा गया है कि कैश डोनेशन जो है, कैश डोनेशन को लिमिट करना चाहिए। कैश डोनेशन को कैसे लिमिट करें कि भाई या तो जो टोटल पॉलिटिकल फंडिंग है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, जो टोटल फंडिंग है उसका 20% हिस्सा ही आप कैश के रूप में ले सकते हो, या फिर ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ आप कैश में ले सकते हो। यानी कि यहां पर ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत है प्रोसेस को, ब्लैक मनी ताकि रुके, बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा पॉलिटिकल पार्टीज के पास यहां पर आए। उसके अलावा और क्या रिकमेंडेशन दी गई है इस पूरे, यहां पर रिसेंट ये जो रिकमेंडेशंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी है, आप इसको एग्जाम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिकमेंडेशन जब लिखेंगे अपने वे फॉरवर्ड के अंदर या फिर कंक्लूजन के अंदर। तो यहां पर बता सकते हैं कि भाई ये एक रिकमेंडेशन दी है, जो भी इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ा होता है वो क्या करे, अपने सेपरेट अकाउंट के थ्रू फंडिंग ले और अपने सेपरेट अकाउंट के थ्रू ही वो फिर पॉलिटिकल पार्टी तक पैसा पहुंचाए। ठीक है, तो सेपरेट बैंक अकाउंट हो और फिर उसके बाद वो इसी के थ्रू पैसा जो है
रूट करे पॉलिटिकल पार्टीज को, यानी कि कैंडिडेट के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज के पास जब पैसा जाएगा तो उसको ट्रैक करना आसान होगा। अब ये जो पूरा इशू है ये पॉलिटिकल फंडिंग का है। अब पॉलिटिकल फंडिंग में बात करते हैं कि जो पैसा कमाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें इश्यूज क्या हैं? इसमें इश्यूज हैं सबसे पहले लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, और खास तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड जब से आए हैं तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का इशू दोबारा खड़ा हुआ है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या है, एनोनिमस आप जाकर बॉन्ड खरीदिए और पॉलिटिकल पार्टी को दे दीजिए, तो उसमें आपका नाम वगैरह कुछ नहीं होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आपका पैसा चला जाएगा, ठीक है। हाँ, बैंक के पास आपकी डिटेल होंगी, तो यहाँ पर यह हो गया कि भाई पैसा जो जा रहा है वो बैंक के थ्रू जा रहा है, ठीक है, बैंक के थ्रू पैसा जा रहा है, यानी कि ब्लैक मनी नहीं है। लेकिन कौन इलेक्टोरल बॉन्ड को ओन कर रहा है, कितना कंट्रीब्यूशन जा रहा है, ये यहाँ पर कुछ पता नहीं चलता है। एनोनिमस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी यानी कि नहीं है, ठीक है। चलिए, अननोन सोर्सेज के थ्रू भी जा सकता है पैसा, हमें नहीं पता कौन किस पार्टी को, कौन सा बड़ा जो हाउस है, इंडस्ट्रियल हाउस, या फिर कौन सी संस्था है जो एक पार्टी को फंड कर रही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर करप्शन का और रेगुलेटरी कैप्चर यानी कि लॉबिंग के इशू आ जाते हैं। भाई जब कोई एक बड़ा ग्रुप ही हो सकता है किसी पार्टी को फंड कर रहा हो, तो हो सकता है उसके बाद वो लॉबिंग करे, वहां पर कैप्चर करे, पॉलिसीज, सरकार जब बने तो उनकी पॉलिसीज को अफेक्ट करे, क्योंकि उन्होंने फंड करा था सरकार को, उस पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है। उसके अलावा यहां पर एक समस्या ये है कि फंडिंग के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। 2016-17 तक यहाँ पर 2015-16 तक यहाँ पर लिमिट थी कि 7.5% जो कंपनीज हैं, कंपनीज क्या करेंगी, अपना एवरेज नेट प्रॉफिट जो है उसके 3 साल का जो उनका प्रॉफिट है उसका सिर्फ 7.5% तक ही पॉलिटिकल पार्टीज को फंड के रूप में दे सकती हैं। लेकिन अब ये लिमिट हटा दी गई है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंड मिलेगा किसी कंपनी से वो अनलिमिटेड मिल सकता है। यानी कि कोई कंपनी आप बनाइए, शेल कंपनी बनाइए, उस शेल कंपनी के थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदिए और पॉलिटिकल पार्टीज को जितना मर्जी फंड करिए। तो यहां पर यह खतरा मंडराता है कि भाई कोई शेल कंपनी से भी आप पॉलिटिकल फंडिंग कर सकते हैं, तो यहां पर यह खतरा मंडराता है, क्योंकि लिमिट यहां पर कोई भी नहीं है। तो ऐसे में ये खतरे जो है, ये इश्यूज हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, जहां से इनकम होती है वहां से। एक्सपेंडिचर में क्या समस्या है? एक्सपेंडिचर में समस्या ये है कि भाई यहां पर जो बात करता है सेक्शन 77, पहली बात ये कहता है कि हर जो कैंडिडेट है उसको क्या करना चाहिए, उसको एक अकाउंट मेंटेन करना चाहिए सारे ही एक्सपेंडिचर का, यानी कि इलेक्शन में खड़े होने वाले हर कैंडिडेट को ये मेंटेन करना होगा वो कितना खर्चा कर रहा है। लेकिन समस्या ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो खर्चा है उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लिमिट यहां पर तय की गई है अंडर सेक्शन 77, किसके, यहां पर कैंडिडेट के ऊपर जरूरी है कि भाई वो एक्सपेंडिचर को मेंटेन करे, रिपोर्ट करे। और साथ ही में यहां पर समस्या ये है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज के खर्चे की कोई लिमिट नहीं है। और हाल ही में अभी सरकार ने जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया गई है। सरकार ने एक कैंडिडेट के द्वारा लोकसभा में और राज्यसभा, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होने वाले खर्चे की जो लिमिट है उसको सरकार ने अभी बढ़ाया है हाल ही में। लेकिन अब यहां पर समस्या यह है कि एक कैंडिडेट कितना खर्चा करेगा इसकी तो लिमिट है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी जो खर्चा करेगी उसकी क्या लिमिट है? लगभग 70 लाख के करीब ये आपको लिमिट देखने को मिलेगी कि लगभग 70 लाख एक कैंडिडेट जो है लोकसभा के इलेक्शन में खर्चा कर सकता है। लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि भाई ये जो खर्चा है एक कैंडिडेट के द्वारा इससे बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो ऐसे में समस्या ये है, ये जो कैप लगाया गया है मैक्सिमम एक कैंडिडेट के ऊपर, इससे क्या होता है कि कैंडिडेट जो है वो अंडर रिपोर्टिंग करता है, खर्चा ज्यादा करता है, दिखाता कम है, ठीक है। और समस्या यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज का के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, वो जितना मर्जी खर्चा करें। तो एक कैंडिडेट जो है पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू खर्चा बहुत ज्यादा करता है, लेकिन अपना खर्चा अंडर रिपोर्ट करके दिखाता है। तो एक्सपेंडिचर की साइड से ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, इसी पूरे लार्जर इशू को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्टेट फंडिंग की रिकमेंडेशन दी गई है। इंपॉर्टेंट जो कमिटीज है, जैसे इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने दी थी, लॉ कमीशन रिपोर्ट ने भी यहाँ पर 1999 में स्टेट फंडिंग की बात की है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें कि NCRWC, ठीक है, यानी कि जो इसको हम वेंकट चलैया कमीशन भी कहते हैं, वेंकट चलैया कमीशन भी कहते हैं, और इसने सपोर्ट नहीं करा स्टेट फंडिंग को। कब तक? जब तक आप पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स ना लेकर आए, जैसे कि आप इंटरनल डेमोक्रेसी को इंश्योर करें, ऐसे कुछ बदलाव लेकर आए। उससे क्या हो, जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास फंड आएगा स्टेट के द्वारा दिया गया,
उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो स्टेट फंडिंग को भी डिटेल में हम कभी और करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो स्टेट फंडिंग की रिकमेंडेशन कहाँ से आई थी, आप इन कमिटीज़ को नोट कर सकते हैं, पेपर के अंदर इनको लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। साथ ही में इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं एक्सपेंडिचर और फंडिंग को लेके वो भी यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल था कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो थे यहाँ पर सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन जो थे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, इसका जवाब आपको बता दिया जाएगा बाद में वीडियो में कमेंट को पिन करके। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे, CDS 2022 का है। ठीक है, और तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर PDF के लिए जुड़ना होगा और मेल भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।